सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अपन जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल की ओर से चर्चा कर रहे थे और तीसरा लेसन अपना स्टार्ट हो चुका था। इसके 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। 3 वीडियो में 3 पर्सन कंप्लीट हो चुके हैं। आज चौथा वीडियो इस लेसन का और पर्सन भी कौन सा? चौथा पर्सन है 1919 से 1947 तक जो भी आंदोलन भारत के इतिहास में हुए थे उन आंदोलनों की अपने को चर्चा करनी है इस पर्सन में। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसकी? रोलेट एक्ट। अब सुनना ये क्या था? देखो 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। उस समय सरकार किनकी थी? अंग्रेजों की सरकार थी। उस अंग्रेजी सरकार ने 1917 में एक समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। अब इस समिति ने जो सिफारिश की थी उस सिफारिश के आधार पर एक कानून बना। कानून को अंग्रेजी में कहते हैं एक्ट। और इस समिति की सिफारिश के आधार पर जो एक्ट बना उस एक्ट का नाम क्या पड़ गया? रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट बना कब? 1919 में। 1919 में कौन सा एक्ट बन गया? रोलेट एक्ट। अब इस रोलेट एक्ट में क्या प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी सरकार यदि गिरफ्तार करती है तो उसकी ना तो अपील होगी, ना उसकी दलील सुनी जाएगी, ना ही उसका कोई वकील होगा। अर्थात इसे न अपील, न वकील, न दलील कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? न अपील, न दलील, न वकील। देखो कहने का मतलब यह है कि यदि हम कोई अपराध करते हैं, आज की स्थिति की अगर मैं बात करूं, यदि हमारे से कोई अपराध होता है और हमारा वो मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं और कोर्ट में हम हमारी दलील पेश कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कोर्ट में कि यह अपराध हमारे से जानबूझ के हुआ है कि या हमारे से वैसे ही गलती से अपराध हुआ है। जो भी हमें बोलना है वो कोर्ट में बोल सकते हैं। बोलने को क्या कहते हैं? दलील पेश करना। और हम हमारा कानून लड़ने के लिए कोर्ट में किसी वकील को भी पेश कर सकते हैं। ये तीनों अधिकार प्रत्येक देश में मिले हुए हैं और हमारे भारत देश में मिले हुए हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस रोलेट एक्ट के तहत क्या प्रावधान कर दिया? ना अपील होगी, ना दलील होगी, ना वकील होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं? न अपील, न दलील, न वकील कानून भी कहा जाता है। और गांधी जी ने इस कानून का विरोध करते हुए इसे क्या कहा था? काला कानून। ये बताना अपने को किसमें? रोलेट एक्ट में। क्या बताओगे? 1917 में ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उस समिति की सिफारिश पर 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट को ये भी कहते हैं और गांधी जी ने इसे क्या कहा? काला कानून। चलो लिखते हैं बोर्ड पे अब इसको। सरकार किनकी थी? ब्रिटेन की। तो अपन कहेंगे क्या? ब्रिटिश सरकार कह दो चाहे अंग्रेजी सरकार कह दो। ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिश पर सिफारिश पर 1919 में, अगर मार्च लिखना चाहो तो लिख देना मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया गया। समझ गए बात? इस एक्ट को क्या कहा जाता है? ना अपील, न दलील, न वकील कानून भी कहते हैं। गांधी जी ने इस कानून का विरोध करते हुए इसे काला कानून कहा।
गांधी जी ने इस कानून का विरोध करते हुए इसे क्या कहा? काला कानून कहा। यह आपको पहले पॉइंट में उल्लेख करना है। पहला पॉइंट कौन सा था अपना? रोलेट एक्ट। अब इसके बाद में 1919 ईस्वी की, क्योंकि प्रारंभ अपन 1919 से ही कर रहे हैं, तो 1919 का एक कानून देख लिया अपन ने। इसके बाद में देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये तो हो गया मार्च 1919 का, और अब जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा अप्रैल 1919 का। दूसरा क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब सुनना, ये जो जलियांवाला बाग है ये स्थित है पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर में स्थित है। यहाँ 13 अप्रैल 1919 के दिन कुछ भारतीयों द्वारा एक शांतिपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मतलब भारतीय लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और बहुत शालीनता से शांतिपूर्ण तरीके से एक सम्मेलन कर रहे थे। जब ब्रिटिश सरकार को इस सम्मेलन की सूचना मिली तो एक अंग्रेज अधिकारी था, सैन्य अधिकारी था, जिसका नाम था जनरल डायर। उस जनरल डायर ने सेना सहित जनरल डायर आया और इस जलियांवाला बाग को, इस गार्डन को चारों ओर से घेर लिया। चारों ओर से घेरने के बाद अंधाधुंध फायरिंग करवाई, तब तक गोलियां बरसाई, तब जब तक कि गोलियां खत्म ना हो गई। इसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। तो मतलब एक बहुत दुखदायी घटना थी। ये कब की थी? ये हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 1000 जो मारे गए तो उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, पुरुष भी थे। जलियांवाला बाग अगर आज भी अपन देखें ना, अमृतसर शहर में जाएं घूमने कभी, तो जलियांवाला बाग अभी भी बना हुआ है। और उस जलियांवाला जो बाग वो गार्डन है, उस गार्डन के बीचों बीच एक कुआं है। कई तो गोलियों से मर गए, कई अपने जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। कुएं में एक के ऊपर एक कूदने की वजह से कईयों की कुएं में कूदने की वजह से भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये हत्याकांड कौन सा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताना, जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। कब की बात है? 13 अप्रैल 1919 को यहाँ भारतीयों द्वारा एक शांतिपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया। मतलब कोई विद्रोही सम्मेलन होता तब तो कोई अपन कारण भी मानते, भाई गोलियां चलाई गई। वो तो बेचारे बहुत शालीनता के साथ यहाँ सम्मेलन कर रहे थे। शांतिपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल थे। मतलब युवा तो थे ही थे भाई। युवाओं के अलावा जो महिला, बच्चे, बुजुर्ग, युवा मतलब सभी शामिल थे इस सम्मेलन में। तभी जनरल डायर ने इस बाग को, मतलब गार्डन को चारों ओर से घेर लिया तथा गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा निर्दोष मारे गए।
ज़्यादा निर्दोष लिख देना, चाहे लोग लिख देना, ज़्यादा निर्दोष, 1000 से ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए। इसी को क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ये बता देना आप सेकंड पॉइंट में किसके बारे में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। अब इसके बाद आता है क्या? खिलाफत आंदोलन। ये अप्रैल 1919 का हो गया। अब खिलाफत आंदोलन होगा अक्टूबर 1919 का। मतलब शुरू की तीनों घटनाएं कब की है? 1919 की। पहली तो मैंने रोलेट एक्ट बताया था, वो तो मार्च 1919 का। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 का। अब खिलाफत आंदोलन होगा अक्टूबर 1919 का। खिलाफत आंदोलन। अब सुनना है, इसमें पहले लिख देता हूं 1-2 लाइन, उसके बाद समझाता हूं। टर्की के खलीफा के सम्मान को बचाने के लिए, पद लिख दो यहां सम्मान की जगह, के पद को बचाने के लिए अक्टूबर 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व है अली बंधुओं, मतलब 2 भाई थे अली बंधुओं। अली बंधुओं का नाम था, एक का नाम तो था मोहम्मद अली, नाम याद रह जाए तो लिख देना, वरना अली बंधु लिख देना, काम चल जाएगा अपना। एक का नाम था मोहम्मद अली, एक का नाम था क्या? शौकत अली। तो यह आंदोलन अली बंधुओं के नेतृत्व में चलाया गया। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। अब समझना इसका मतलब क्या है। देखो उस समय स्थिति थी, आपको पता हो तो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक। प्रथम विश्व युद्ध में उस समय भारत पर अधिकार था किसका? ब्रिटेन का। और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी भाग ले रहा था। ब्रिटेन के जस्ट विरोध में जो देश थे, उन देशों में एक देश था, कौन है? टर्की। समझ गए बात? ब्रिटेन के विरोध में कौन सा देश था? टर्की। टर्की में जो मुसलमान थे, वहां एक गुरु बैठता था मुसलमानों का, उस गुरु को कहते थे खलीफा। अब टर्की में जो खलीफा बैठता था वो केवल टर्की के मुसलमानों का ही गुरु नहीं था, वो पूरे विश्व के मुसलमानों का गुरु था। अब सबको लगने लग गया था कि भाई इस विश्व युद्ध में टर्की वाले ग्रुप की तो हार हो गई और ब्रिटेन वाले ग्रुप की जीत हो गई। तो अब सबको ये लगने लग रहा था कि अब ब्रिटेन है वो टर्की में से खलीफा के पद को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। अब टर्की में जो खलीफा बैठता था वो तो विश्व के सभी मुसलमानों का गुरु हुआ करता था। तो विश्व के सभी मुसलमान ये चाहते थे कि भी कैसे भी करके टर्की के खलीफा का पद बचा रहे। तो भारत के मुसलमान भी क्या चाहेंगे कि टर्की के खलीफा का पद बचा रहे। तो टर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए अक्टूबर 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था।
गांधी जी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। उसके बाद एक खिलाफत कमेटी भी बनी थी, उस खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी कौन थे? गांधी जी थे। तो तीसरे पॉइंट में आपको ये 4 लाइनें लिखनी है। हालांकि उसके बाद 1920 में खलीफा का पद समाप्त भी कर दिया गया था, लेकिन वो ज़्यादा उल्लेख अपने को करना नहीं। अब चौथे पॉइंट में बात करेंगे अपन असहयोग आंदोलन। अब थोड़ा ध्यान देना, असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा बाद में करूंगा, पहले मैं कुछ एक चीज़ और बता दूं आपको। मैंने शुरू में कहा था कि इस लेसन से एक पर्सन आएगा और वो पर्सन कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। इस लेसन की एक खास बात ये है कि इस लेसन से जो क्वेश्चन आता है ना, एक क्वेश्चन आ गया फिर अथवा करके इसी लेसन का एक क्वेश्चन और आ गया, समझ गए? इस लेसन के 2 पर्सन आते हैं, दोनों में से दोनों पर्सन कितने थे नंबर के? 6 नंबर के होते हैं। दोनों में से कोई सा एक पर्सन अपने को करना पड़ता है, समझ गए बात? अब एक पर्सन तो पूरा आता है, दूसरा जो पर्सन होता है ना 6 नंबर वाला, उसमें 3 बातें लिखी हुई होती हैं जिन पे टिप्पणी पूछी जाती है। जैसे अपने से जलियांवाला बाग हत्याकांड पे 2 नंबर की टिप्पणी हो गई, असहयोग आंदोलन पर 2 नंबर की टिप्पणी हो गई। उसके अलावा जो अपन ने पढ़ा था पहले 1857 की क्रांति के कारण पर 2 नंबर की टिप्पणी हो गई। ऐसे करके इसमें टिप्पणियां भी आती हैं। तो हो सकता है बड़ा 6 नंबर का पर्सन ये न पूछकर इनमें से किसी 1 या 2 पर क्या पूछी जा सकती है? टिप्पणी पूछी जा सकती है। टोटल इस लेसन से 3 टिप्पणियां पूछी जाएंगी एक पर्सन में तो, और एक पर्सन पूरा अकेला कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। तो आपके पास सुविधा ये भी रहती है इस लेसन में कि 2 पर्सन आते हैं, दोनों में से कोई सा आपको एक करना पड़ेगा। तो असहयोग आंदोलन अपन देखते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया था, 1920 में चलाया था। अगस्त 1920 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इस आंदोलन के कारण क्या थे? सबसे पहले तो अगस्त 1920 में गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया, समझ गए बात? सबसे पहले तो देखेंगे अपन क्या? असहयोग आंदोलन के कारण। हेडिंग पूरी लिख देना, असहयोग आंदोलन के कारण। देखो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया था? पहला कारण तो अपन बता सकते हैं रोलेट एक्ट। अपन ने ये चौथा पॉइंट डाल रहे हैं ना, अपन इससे पहले 3 चीजें की थी। अपन ने सबसे पहला तो किया था क्या? रोलेट एक्ट। दूसरे नंबर पे क्या किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरे नंबर पे खिलाफत आंदोलन किया था। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था? खलीफा के पद को बचाने के लिए। तुर्की में खलीफा का पद समाप्त करना। तो वो जो 3 पॉइंट अपन ने किए थे ना ऊपर वाले, उन तीनों की वजह से ही फिर गांधी जी ने परेशान होकर गांधी जी ने सोचा कि अब तो अंग्रेजों के खिलाफ अपने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाते हैं। और वो बड़ा आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के कारण क्या हो गए थे? एक तो रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा तुर्की में खलीफा का पद समाप्त करना। तो ये असहयोग आंदोलन के क्या हो गए? कारण हो गए। फिर आंदोलन कैसे चला? फिर अपन आंदोलन की बात करेंगे। देखो असहयोग का मतलब ही क्या है? ब्रिटिश सरकार का सहयोग मत करो। अब सहयोग मत करो तो क्या किया गया था इस आंदोलन के दौरान? इस आंदोलन के दौरान भारतीयों ने, जो भी ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को उपाधि दी थी, उन सभी उपाधियों को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दिया। तो इसमें एक तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को लौटाया गया। जो भी सरकारी स्कूल थी, जो भी सरकारी कॉलेज थी, उनको विद्यार्थियों ने और शिक्षकों ने सरकारी कॉलेज और स्कूलों का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। विदेशी सामान का बहिष्कार कर दिया।
विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई, मतलब जला दिया गया विदेशी कपड़ों को। तो जो भी सरकारी स्कूल कॉलेज का, मतलब अब सरकार थी तो ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन की जो स्कूलें थी ना, उन सभी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। तो ये सारा कार्य कौन से आंदोलन के दौरान हुआ था? असहयोग आंदोलन। तो अब इसमें बताना आप, इस आंदोलन के दौरान विदेशी उपाधियां, या अपन ये कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियां, सिंपल विदेशी लिख लो, ज्यादा याद रहेगा। विदेशी उपाधियों को लौटा दिया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। मतलब क्या क्या हुआ था इस आंदोलन के दौरान? विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जैसे अब आज की तारीख में कर रहे हैं पर चाइनीज माल का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के साथ भी तो भारत की युद्ध जैसी स्थिति हो चुकी है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। सरकारी स्कूल व कॉलेजों, सरकारी स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों व शिक्षकों ने इन स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार किया। स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार किया, आदि आदि करके अपन इसमें लिख सकते हैं। तो यह इस आंदोलन के दौरान कार्य हुआ था। अब आगे सुनना, आंदोलन बढ़िया तरीके से जोर शोर से चल रहा था। बीच में एक दुर्घटना होती है, वो घटना क्या थी? 5 फरवरी 1922 की घटना थी। देखो, अगस्त 1922 में आंदोलन प्रारंभ हुआ, लगभग 2 साल तक आंदोलन चल रहा था। 2 भी नहीं मान तो 1.5 साल तो मान ही लो। 5 फरवरी 1922 के दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक गांव था, उस गांव का नाम था चोरी चौरा गांव। कौन सा? छोरी छोरा नहीं है, चोरी चौरा गांव। चोरी चौरा गांव में क्या होता है कि कुछ पुलिस वालों ने कुछ युवाओं पर डंडे बरसाए। डंडे बरसाने की वजह से उन युवाओं को गुस्सा आ गया और उन युवाओं ने चोरी चौरा गांव में जो एक थाना बना हुआ था, पुलिस थाना बना हुआ था, उस पुलिस थाने को घेर लिया और उस पुलिस थाने में आग लगा दी। उस पुलिस थाने में कुल मिलाकर 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, मतलब 21 सिपाही और 1 थानेदार। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए और गांधी जी इस घटना से इतने ज़्यादा नाराज हुए कि गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसी कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसकी वजह से? चोरी चौरा कांड की वजह से। तो अब इसी असहयोग आंदोलन में करेंगे अपन क्या? चोरी चौरा कांड। अब इसको मिटा के लिख देता हूं मैं। मतलब असहयोग आंदोलन में 3 चीजें बताओगे आप, सबसे पहले कारण, फिर आंदोलन और फिर चोरी चौरा कांड, तब जाके अपना असहयोग आंदोलन कंप्लीट होगा। चोरी चौरा कांड। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये लिखोगे चोरी चौरा गांव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश तो राज्य है और जिला कौन सा है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ 5 फरवरी 1922 को कुछ युवाओं ने थाने को घेर लिया
तथा थाने में आग लगा दी। कब की घटना है? 5 फरवरी 1922 की। इससे 22 पुलिस वालों के कोष्टक में लिख देना 21 सिपाही प्लस 1 थानेदार। 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। इसे ही क्या कहते हैं? चोरी चोरा कांड कहते हैं। गांधी जी ने इससे दुखी होकर, मतलब चोरी चोरा कांड से दुखी हो गए कि भाई इतने पुलिस वाले जिंदा जल गए, दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। क्योंकि गांधी जी तो ये चाहते थे ना कि भाई जो भी अपन आंदोलन करें वो बहुत प्यार प्रेम से आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन में हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हिंसा हो गई थी, इस हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा जो क्रांतिकारी थे वो गांधी जी के इस निर्णय से काफ़ी दुखी हुए थे। उन्होंने कहा भी था कि देखो अंग्रेज तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा कांड कर जाते हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, और भारतीयों द्वारा इन 22 अंग्रेज पुलिस कर्मियों को क्या मारा गया कि आप इतने दुखी हो गए, और भारतीय लगातार मरते रहते हैं, उनकी आपको कोई परवाह ही नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस वास्तव में काफ़ी दुखी हुए थे गांधी जी के इस निर्णय से, लेकिन फिर भी आंदोलन गांधी जी के था। अब वो गांधी जी की मर्जी, भाई उन्होंने आंदोलन क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो ये चौथा पॉइंट अपने को क्या दर्शाना इसमें? असहयोग आंदोलन। 5वें पॉइंट में लेंगे अपन सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5वें पॉइंट में एक साइमन कमीशन और बच गया बीच में आपके। 5वें पॉइंट पे दे रखा आपके क्या? साइमन कमीशन। अब समझना इसको। 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन कहते हैं कमेटी को, एक कमीशन भारत आया। इसे ही 1927 में आया था, 1927 नहीं लिखा गया अपन ने। 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन 1927 में भारत आया, ये लिखना है। 1927 में भारत आया, इसे ही क्या कहते हैं? साइमन कमीशन कहते हैं। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया। अब सुनना इसके बारे में, फिर आगे थोड़ा सा और लिखेंगे। वो क्या था? 1919 में एक एक्ट बना था भारत में, रोलेट एक्ट मत समझना आप लोग। 1919 का अधिनियम दूसरा था।
1919 के एक्ट की जांच करने के लिए 1927 में ब्रिटेन से मतलब लंदन से एक कमीशन भारत आया था और इस कमीशन का अध्यक्ष था सर जॉन साइमन, इसलिए इसे कहते हैं साइमन कमीशन। इस कमीशन में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, इनमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब देखो एक्ट तो बना था भारत के लिए, जांच कर रहे हैं सारी की सारी अंग्रेज। अब एक चीज बताओ, भारत के लिए कोई एक्ट बना था, उसकी जांच करने के लिए कोई तो भारतीय उसमें शामिल होना चाहिए था ना। इसलिए भारतीयों ने इस एक्ट का विरोध किया कि आप तो सारे के सारे अंग्रेज हो गए इसमें, इसलिए इसको सफेद कमीशन या सफेद कमीशन भी कहते हैं। तो इसका भारतीयों ने विरोध किया। अब विरोध तो जगह जगह हो रहा था, बंबई में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, लेकिन लाहौर के विरोध प्रदर्शन की एक छोटी सी घटना का उल्लेख और अपन करेंगे। लाहौर में जो साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, वो विरोध किया जा रहा था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। अब वहां जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वहां एक अंग्रेज अधिकारी ने उस विरोध प्रदर्शन पर अंधाधुंध तरीके से लाठियां बरसाई। उस सैनिक अधिकारी का नाम था सैंडर्स ने वहां लाठियां बरसाई। इससे लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई और लगभग 1 महीने बाद ही लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये भी अपने को इसी में लिखना है। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध, लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया जा रहा था। वहां एक अंग्रेज अधिकारी का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, मैं तो बोर्ड पे लिख देता हूं अगर याद रहे तो। अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था, सांड तो याद रह जाता है ना, उसके स और रे की मात्रा और लगानी है आपको। तो अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने लाठियां बरसाई जिससे लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई। लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई और 1 महीने बाद ही उनका देहांत हो गया। ये आपको बताना है किसमें, साइमन कमीशन में। एक बहुत दुख की बात थी कि लाला लाजपत राय जो एक क्रांतिकारी योद्धा थे भारत के, उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बात दुख की है, लेकिन ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ ही समय बाद अपने 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों ने मिलकर इस हत्या का बदला भी ले लिया था। और तीनों ने मिलकर किसकी हत्या कर दी थी, सैंडर्स की हत्या कर दी थी। एकदम बड़े कोर्ट में, जो कोर्ट लग रहा हुआ था जहाँ कई अंग्रेज पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उनके बीच में तीनों ने, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्स की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इस प्रकार भारतीयों का ये बदला भी पूरा हो गया था। तो ये अपने को साइमन कमीशन में उल्लेख करना है। अब इसके बाद में अपन चर्चा करें किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए ना कंप्लीट। छठवां है क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब समझना इसको, ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया कि कोई भी भारतीय अब नमक नहीं बनाएगा। नमक केवल सरकार द्वारा बनाया जाएगा।
बोर्ड पे लिख देता हूँ, एक बार फिर समझा दूंगा। सरकार द्वारा बनाया जाएगा। इसके विरोध में गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ दांडी के लिए रवाना हुए। अब ये यात्रा किताब में 200 किलोमीटर की बता रखी है, लेकिन ये किलोमीटर 350 किलोमीटर के लगभग की यात्रा थी। वो किलोमीटर गलत दे रखा है, इसलिए वो किताब वो अपन किलोमीटर नहीं लिखेंगे यहाँ। दांडी के लिए रवाना हुए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे तथा वहाँ स्वयं नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब देखो क्या मामला था, ये पूरा सुनना। देखो, समुद्र के किनारे कुछ जनजातियां या कुछ जो लोग बाग रहते थे ना, नमक तो बनेगा तो समुद्र के किनारे बनेगा। समुद्र के किनारे वो नमक बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना परिवार पाल रहे थे। तो और फिर वो नमक वहाँ से समुद्र किनारे बनाते थे और भारत में जगह जगह बेचने जाते थे। समझ गए बात। अब ब्रिटिश सरकार ने कानून बना दिया कि अब कोई भी भारतीय नमक नहीं बनाएगा, नमक बनाएगा केवल कौन? ब्रिटिश सरकार। अब एक चीज बताओ भाई, नमक तो चाहे कोई कितना गरीब हो और कितना ही अमीर हो, नमक तो सभी की आवश्यकता है। रोटी सब्जी दोनों बिना नमक के पार नहीं पड़ेगी। तो नमक तो प्रत्येक व्यक्ति को खरीदना पड़ेगा। अब केवल नमक सरकार के अंडर में चला जाएगा तो सरकार 2 रुपए के नमक को 20 रुपए में भी बेचेगी, तो भी नमक तो खरीदना पड़ेगा। इसलिए भारतीयों में गुस्सा था इस बात का कि सरकार हमें हमारे से नमक बनाने का अधिकार क्यों छीन रही है। तो जब सरकार ने ये कह दिया कि नमक केवल सरकार द्वारा बनाया जाएगा, तो इसके विरोध में गांधी जी उस समय कहाँ थे? साबरमती आश्रम में थे। साबरमती आश्रम से उनके 78 कार्यकर्ता रवाना होते हैं कहाँ पे? दांडी के लिए। दांडी पड़ता है गुजरात में, एकदम समुद्र के किनारे जहां नमक बनाया जाता है। तो साबरमती से 78 कार्यकर्ताओं के साथ दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल 1930 के दिन वो खुद नमक बनाते हैं। नमक बनाते ही बताओ गवर्नमेंट का आदेश तो क्या था? कोई भारतीय नमक नहीं बनाएगा। गांधी जी ने नमक बनाया तो अंग्रेजों का कौन सा कानून टूट गया? नमक कानून टूट गया। और नमक कानून तोड़ा तो एक तरह से क्या प्रारंभ हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि अंग्रेजों की आज्ञा थी कि भारतीय नमक नहीं बनाएंगे, और आज्ञा का उल्लंघन करना क्या कहलाता है? अवज्ञा। कोई लड़ाई झगड़े के साथ गांधी जी ने नमक बनाया था क्या? विनय पूर्वक प्रेम पूर्वक गांधी जी ने नमक बना लिया, इसलिए आंदोलन का क्या नाम हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ गए बात। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन एक समझौता भी हुआ था, जिसके तहत ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस से समाप्त हो गया था। बस इतनी चर्चा करनी है अपने को सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और इस आंदोलन में भी देखो वही कार्य हुए थे जो किसमें हुए थे? असहयोग आंदोलन में। जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। अगर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को और बढ़ाना चाहो ना, तो जो असहयोग आंदोलन में अपन ने लिखा था ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों की होली जला देना, विदेशी उपाधियां लौटा देना, सरकारी शिक्षकों व विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करना, ये कार्य आप कहाँ लिख सकते हो? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी लिख सकते हो। 6 पॉइंट हो गए। उसके बाद में दे रखा है व्यक्तिगत सत्याग्रह।
7वां पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, इसमें 2 लाइनें ही लिखेंगे अपन। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ हुआ, क्यों, और 2 नाम लिख देना। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, मतलब सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही लिख देना जवाहरलाल नेहरू। तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। तो आप 2 व्यक्तिगत सत्याग्रही बता देना, एक छोटा सा सत्याग्रह हुआ था। 7वें पॉइंट में अपने को उल्लेख करना है, और लास्ट और 8वां पॉइंट लिखेंगे अपन भारत छोड़ो आंदोलन। अब समझना, 8 अगस्त 1942 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल स्टेडियम, एक स्टेडियम का नाम था, क्या नाम था, गोकुलदास तेजपाल स्टेडियम में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अब समझना, 8 अगस्त 1942 को बंबई में एक स्टेडियम था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल स्टेडियम। यहाँ गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। यहाँ जब गांधी जी भाषण दे रहे थे तो भाषण के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, कि या तो भारत को स्वतंत्रता कराओ या स्वतंत्र कराने के प्रयास में अपन अपनी जान दे देंगे। तो नारा कौन सा था, करो या मरो। यहाँ गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो, अर्थात या तो हम भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे या स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास में मर जाएंगे। तो गांधी जी ने ये नारा दे दिया कि अब तो हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन करना है। लेकिन क्या होता है कि भाई 8 अगस्त के दिन तो भाषणबाजी जी होती है, गांधी जी भाषण वगैरह देते हैं। 9 अगस्त 1942 को जैसे आंदोलन प्रारंभ होता, अब 9 अगस्त के दिन से आंदोलन प्रारंभ होता, लेकिन 9 अगस्त 1942 को सुबह सुबह ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के सभी जो प्रमुख नेता थे ना, जो आंदोलन करने वाले, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी एक काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था। हालांकि 9 अगस्त 1942 को सुबह सुबह ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसके बाद भी यह आंदोलन चला, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने
देखो यहाँ कोई समझाने वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का दमन किया, मतलब दबा दिया इस आंदोलन को, जिसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए। ये आप बता देना किसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। अब क्वेश्चन अपने हैं 1919 से 1947 तक के आंदोलन। अभ्यास प्रश्न में अपने दे रखा है 1919 से 1949 तक आंदोलन। कहीं तक भी पहुंचे, चाहे 1947 तक का आंदोलन पूछा जाए अपने से, चाहे 1949 तक का आंदोलन पूछा जाए। लास्ट आंदोलन, बड़ा आंदोलन कौन सा था, 1942। यहाँ अपने को इसका आंसर समाप्त कर देना है। हालांकि एक प्रश्न अगर ये बड़ा है तो इतना बड़ा मैं आपको प्रश्न नहीं करवाता, लेकिन क्या है कि हो सकता है आपसे ये प्रश्न न पूछा जाकर इसमें से किसी एक दो पर टिप्पणी पूछ ले, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन पे टिप्पणी आ जाए, असहयोग आंदोलन पे टिप्पणी आ जाए। समझ गए बात। तो आज अपना ये जो चौथा प्रश्न था वो कंप्लीट होता है। लास्ट 5वें वीडियो में अब अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन थे उनको लेकर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।